हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसकी सीरीज में आप पढ़ने जा रहे हैं 14th सेंचुरी में लिखी गई एक एलिगरी पियर्स प्लोमैन बाय विलियम लैंगलैंड, जो जोफ्री चौसर के समकालीन पोइट कहे जाते हैं। विलियम लैंगलैंड एक व्यक्ति के रूप में उनका काम मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य का एक स्थायी और महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जो मध्ययुगीन यानी मिडाइवल धर्मशास्त्र और ईसाई सिद्धांत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनका जन्म माना जाता है 1330 के आसपास इंग्लैंड में और मृत्यु लगभग 1400 ईस्वी में मानी जाती है। इंग्लैंड में के यही एक दो राइटर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे उस समय, लैंगलैंड और विक्लिफ। विक्लिफ लोलार्ड मूवमेंट के फॉलोवर थे और लीडर भी थे। इन दोनों लोगों ने कई विचार आपस में साझा किए थे, तीर्थ यात्रा के ऊपर सवाल उठाए थे, उपदेशों में स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया था, पादरी भ्रष्टाचार पर हमला किया था और यहाँ तक कि दान पुण्य की वकालत भी की थी। लैंगलैंड का लेखन अंग्रेजी में और फ्रेंच दोनों भाषाओं में दिखाया जाता है। विशेष रूप से व्यंग्यात्मक उद्देश्यों के लिए मेटाफोर का प्रयोग करते हुए उन्होंने धार्मिक व्यवहार में सादगी की वकालत की और एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला के रूप में ईमानदारी करके काम करके दिखाया था। उनकी राइटिंग का नाम है पियर्स द प्लोमैन, जो 14वीं और 15वीं शताब्दियों के दौरान व्यापक रूप से प्रभावशाली तो थी, किंतु वह 16वीं शताब्दी के बाद भी धार्मिक सुधारकों को काफ़ी प्रेरित करती रही है। विलियम लैंगलैंड के पियर्स प्लोमैन और जॉन बनियन के द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक संबंध है। दोनों ली गई कथाएं हैं, कहानियां हैं। पियर्स प्लोमैन और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये लगभग 300 साल का अंतर होता है। पियर्स प्लोमैन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से 300 साल पहले की लिखी गई है। 14वीं शताब्दी में लिखी गई लैंगलैंड की कृति जो राइटिंग है, मध्ययुगीन इंग्लैंड में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का पता लगाने के लिए एक स्वप्न दृष्टि के ढांचे का उपयोग करती है, मोल्ड कर देती है स्वप्न के तरीके से। और 17वीं शताब्दी में लिखने वाले बनियन भी, जिन्होंने अपनी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी, जो 17वीं शताब्दी की देन है, एक स्वप्न दृष्टि ही है जिसका संरचना का प्रयोग करते हुए दिखाया है। ये कल्पना इंग्लैंड के आम लोगों से ज़्यादा निकटता से जुड़ी हुई है, जहाँ पियर्स प्लोमैन समाज की बुराइयों को उजागर करने और सुधार करने की मांग करने पर अधिक केंद्रित होती है। वहीं द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक तीर्थ यात्री की आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित होती है। चलते हैं आगे पढ़ेंगे और कृपया नोट करते रहना, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और फैक्ट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। पियर्स प्लोमैन रिटन इन 1370 to 1386, पॉसिबली इन 1377 में लगभग मानी जाती है। और इसका दूसरा नाम है विजियो विलेल्मी डे पेट्रो प्लोमैन, जिसका नाम है इंग्लिश वर्जन में विलियम्स विजन ऑफ अ पियर्स प्लोमैन, इज ए मिडिल इंग्लिश एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम बाय विलियम लैंगलैंड। इट इज़ रिटन इन अनराइम्ड, याद रखना अनराइम्ड में लिखी गई एलिटरेटिव अनुप्रास अलंकार के रूप में, वर्ड्स डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड पाशुस बोलते हैं, जिसका मीन्स लैटिन में इसको स्टेप बोलते हैं। द पोएम अ मिक्स ऑफ थियोलॉजिकल एलिगरी and social satire concern the narrator, dreamers, the quest for the true Christian life in the context of medieval Catholicism. This journey takes place within a series of dream visions. The dreamer seeks, जो ड्रीमर होता है वो खोज करता है, among other things, the allegorical character डोवेल जिसको बोलते हैं, डोबेट जिसको डू बेटर बोलेंगे, डू बेस्ट जिसको डू बेस्ट बोलेंगे। मीन्स ये 3 वर्ड्स हैं जो एलिगोरिकल वर्ड्स हैं और कैरेक्टर्स भी हैं, डोबेल, डोबेट और डू बेस्ट। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू पासोस, स्टेप्स में डिवाइड है, द डिविजन्स बिटवीन विच वेरी बाई वर्जन। द विजन कंसर्निंग पियर्स द प्लोमैन इज द टाइटल ऑफ a portion only and is sometimes referred to as the vision of Piers the Plowman, suggesting that Piers is the author of the poem rather than the subject. इनकी इस बुक के नेम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पियर्स द प्लोमैन होगा या पियर्स प्लोमैन होगा, तो दोनों ही हैं। इंग्लिश वर्जन में पियर्स द प्लोमैन भी बोलेंगे और पियर्स प्लोमैन के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
The poem is extant in various forms, but the chief forms have been called by Professor Skeet. प्रोफेसर स्कीट के द्वारा ये कहा गया द टेक्स्ट, ए टेक्स्ट के रूप में, बी टेक्स्ट के रूप में और सी टेक्स्ट के रूप में डिवाइड किया गया वर्जन को, वेरियस फॉर्म के रूप में. ऑफ दिस द फर्स्ट वर्जन, द ए टेक्स्ट, was written probably about 1362 and contains the vision about Piers the Plowman with the prologue. प्रोलॉग इसमें यूज किया गया एंड 8 कैंटोज के रूप में लिखे गए एंड द विजन ऑफ डू वेल, डू बैड, डू बेस्ट इन अ प्रोलॉग एंड 3 कैंटोज में लिखे गए. द सेकेंड वर्जन बी टेक्स्ट में रिटन अबाउट 1377 में लिखी गई एंड प्रोबेबली इन लंडन इज ऑफ मच ग्रेटर लेंथ एंड इंक्लूड्स द फेवल ऑफ द रैट्स एंड द कैट. रैट्स और कैट की फेवल इसमें दिखाई गई. नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड वर्जन सी टेक्स्ट में इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एंड द लेटेस्ट इन डेट 1393. और सी टेक्स्ट जो वर्जन पब्लिश हुआ, लिखा गया, वो 1393 में हुआ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम, पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स. द पोएम डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ रिमार्केबल विजन्स दैट पास बिफोर द ड्रीमर एंड इन देयर जनरल ड्रिफ्ट एज अ ग्रेट एलिगरी ऑफ बनियान. आपको बता दें, ये जो एलिगरिकल पोएम लिखी गई है विलियम लैंगलैंड के द्वारा पियर्स प्लोमैन, ये एकमात्र ड्रीम यानी स्वप्न और कल्पना मात्र है. ये लेट जाते हैं, सो जाते हैं और वहाँ पर एक दृश्य देखते हैं स्वप्न में, और उसी के ऊपर इन्होंने अपनी ये पूरी स्टोरी बनाई है. टू द साउंड ऑफ मरमरिंग वाटर्स द पोइट फॉल्स एस्लीप. वहीं पर पानी के साउंड की आवाज़ आ रही है, पानी की गिरने की आवाज़, और वहीं पर पोइट सो जाता है. और पोइट की एलिगरी ठीक ऐसी ही है जैसी बनियन ने भी अपनी 17वीं सदी में सोची थी और लिखी थी. ही वॉज एट मेलबर्न, मेलबर्न जगह का नाम है, वेन ही रोट में बी एंड द फ्रेश रस्टिक समर मॉर्न विच ही पिक्चर्ड वॉज सीन बाय द इनवर्ड आई अलोन इन हिज impoverished home near St. Paul. Next, he fell asleep and in a field full of fox से भरी हुई है, लोगों के जन समुदाय से भरी हुई है. ही saw the men and women of his dream, knights, monks, preachers, peasants, cooks that cry out. जो चिल्ला रहे थे उनको देखा उसने. किनको किनको देखा था? नाइट्स, मंक्स, प्रीचर्स, पीजेंट्स, किसानों को देखा, कुक्स, रसोइयों को देखा. दैट क्राई आउट, हॉट पाइज, हॉट के रूप में वर्ड चिल्ला रहे थे, और मिस्ट्रल्स चिल्ला रहे थे, और ग्ली चिल्ला रहे थे. ये वर्ड को चिल्ला रहे थे ये लोग. द ऑब्जेक्ट ऑफ दियर जर्नी, उनकी जर्नी का उद्देश्य केवल था लाइक दैट ऑफ द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन. सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जाना था उन्हें. वॉज द सर्च ऑफ द ट्रुथ एंड गुड. सच्चाई और अच्छाई की खोज के लिए सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जाना था, बर्बादी के शहर. The poem may be considered from the threefold aspects. तथ्य हैं threefold aspects. First, as a picture of contemporary life and manners in town and country. Next, second, as a satire upon ecclesiastical abuses and the follies and vices of the age. Next, third, as an allegory of life. जीवन की एलिगरी है. Considered upon the first aspect, it throws interesting sidelights upon medieval life. The tradesmen, apprentices stood at the shop doors shouting out to possible customers and trying to tempt them in much as the showman does in the country fair. Showman को देखा जो country fair में था. At the tavern door could be heard white wine of Alsace, red Gascony wine. इस तरीके से चिल्ला रहे थे, सुनी थी आवाज़ें. While the cook would insinuate good dinners, come dine. इस तरीके से कुक भी चिल्ला रहे थे. Cornhill Tavern, East Chape, Smithfield and other familiar London haunts are referred by the poet as he speaks of the law court of Westminster, allude to the recent separation of the Templars and deals with considerable detail upon the habits of the clergy and merchant classes. Next point, the privy parlour and the chamber with a chimney. 3 part: privy parlour, chamber
chimney, which was coming into fashion earlier. The hall was the bidding place for the head of the house and the members of the family. Chambers were sleeping places, and parlor originally meant a place for private chat for the selfishness on the part of the rich man, as now hath a rich rule to attend by himself in the private parlor. He approaches further. वह आगे कहते हैं, फिर स्वप्न में देखते हैं, brewers and bakers and butchers and cooks. Such men on this mold can most harm work to the poorer people that piece meal by, for they poison the people both privately and often. He condemns the rich people for regretting that was the custom of buying up provisions and retailing them to the poor at great profits. His mention of bread means bread, इंग्लिश वर्ड ब्रेड, पहले मिडाइवल एज में यही यूज किया जाता था, BREET. फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड reminds us of the fame which Stratford at Bow enjoyed in medieval times for supplying bread to the city, and the bakers were important men. उस समय bakers जो थे बहुत ही ज़्यादा important थे, ऐसा दिखता है उन्हें. Regarding it as a satire, Langland bitterly upbraiding those who shirk honest work, the drunkard and the oppressor, the tradesman who cheats, and the preacher who counsels one thing but follow another. The good and bad qualities of human nature strive for the mastery, and among them move Pierce himself. Next point, laborers working with the hands is essentially a symbol for the Christ. याद रखना, working, laborer working, ये symbolize किया है उन्होंने, symbol of for the Christ. He was meant, जो चुपचाप काम करते रहते थे, वो क्राइस्ट के रूप में थे उनके स्वप्न में. He was meant to typify righteous living, a life of action in the world, जो कार्य के लिए संसार में जी रहा है. Such places as the field, the tower, the dungeon, ये places हैं, field, tower, dungeon, are clearly as allegorical as the slough of despond, doubting castle, valley of the shadow के रूप में इन्होंने symbolize किया है, allegory के रूप में लिया है allegory. Such names as Warren Wisdom, Betty, the fascinating Lady Mead, Bravery, the more gracious figure of Holy Church के रूप में भी देखा है इन्होंने स्वप्न में. The substance of the poem, पूरी पोएम का सबस्टांस है, सारांश है. In his sleep, the poet dreams of the world as a field full of folk, each at his self-appointed task. A motley crew, assuredly merchants, pilgrims, friars, plowmen, antiquaries, and spendthrift, a king and an angel. Next point, the field is situating between the tower of truth, God the Father, and the dungeon, the abode of evil spirits. Next point, clerical characters predominate, and for none of them have Langland a good word save the plowman and the hermits. Next point, there comes a host of rats. यहाँ पर दिखाया जाता है host of rats and mice bent upon bailing the cat. From this they are dissuaded by a wise old mouse who warns them, जो चेतावनी देता है, though we killed the old eat, though we killed and old eat, at another would come to catch all our kin. इस तरीके से बोलते हैं. Then the scene shifts to another part of the field where may be heard cooks and taverners touting for customs, and the prologue ends. यहीं पर prologue का अंत हो जाता है. द फर्स्ट कैंटो, इसमें फर्स्ट कैंटो टोटल मिलाकर के 7 कैंटोज हुए इस बुक में. तो वो फर्स्ट कैंटो डील्स विद द विजन होली ऑफ चर्च. याद रखना, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन. अ लवली लेडी अप्रोचेस, इसमें दिखाई जाती है, द ड्रीमर के पास आती हुई दिखती है, एंड टेल्स हिम दैट द टॉवर इज द अबोर्ड ऑफ द क्रिएटर. While the dungeon belonged to the father of falseness, her name she discloses as a holy church, and in the course of
good, vigorous, homely, she instructs him upon the value of the truth and love to moral men who wish to go to heaven. बोलती है, give of your goods and to you shall be given. It is the lock gate of love that letteth out grace to comfort the careworn, encumbered with sin. Love next. Our Lord is the leech of man's life, the right road that runneth directly to heaven. Canto second deals with the Lady Mead. इसमें Lady Mead दिखाई जाती है and falsehood. Holy Church points out the gorgeously adorned Lady Mead, who is about to bed falsehood, and she then leaves the dreamer. Theology strongly objects to the bedding, and so all the parties set off for London, so that this dispute may be heard at Westminster, where Mead is taken prisoner while the others make their escape. Next point, Canto third and Canto fourth. The tactful Lady Mead tries to make her peace with both worlds. She confesses to a friar and is duly shriven and advises judges to take bribes. The king before whom she has been brought counsels a marriage with conscience. Mead leaves Westminster Hall in disgrace and passes out of the story. Throughout the scene, the king had listened to the advice of reason, who agrees at the close to stay with him always. Then his point, the first version, comes to an end. And next point, Canto fifth. When next he falls asleep, he dreams. वो खत्म हो जाता है एक स्वप्न, दूसरा स्वप्न फिर से दोबारा फिर से सो जाता है, तो he dreams the vision of the 7 deadly sins का स्वप्न देखता है, and of Piers the plowman देखता है. He sees again the field where reason is exhorting the people and using recent plagues and tempests to point the moral. The sermon impresses. He hears pride, woes humility. Luxury plays him to drink water, envy, wrath, avarice, gluttony, and sloth also repent. Next point, the Piers the plowman offers to help them in the quest for truth as London Ale House, and its occupants, whither gluttony has gone. It is one of the social vignettes which gives the poem its historical interest. Canto 5th के बाद Canto 6th. Piers advocates here manual work for which many are disinclined. Hunger makes them submit with the food of the poor and of their general condition. Canto 7th and last. Truth gives Piers a bull of pardon for almost every kind of sinner. Next point, a priest wishes to see the bull and finds in it only these lines. Those who do well shall have well, those who do evil shall have evil. Whereat he scoffs at Piers, and the dreamer awakes. The poem concludes with a declaration as to the superiority of a good life above all the bulls of the Pope at the day of judgment. Bulls of the Pope at the day of judgment. How do you like this video? Please comment, share, subscribe and like. We will come to discuss with the next new video. Thank you. Bye bye.